136 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद ही डायरेक्ट सेकंड होगा। 137 नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमेज ऑप्शन, जानते हैं रिवर्सिबल कहते हो, फिजिकल को रिवर्सिबल, केमिकल को रिवर्सिबल। फिजिकल कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी गैस किसी भी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकती है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर सरफेस पर। केमिकल बॉन्डिंग होनी है तो ऐसा नहीं किसी का भी किसी से भी केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन इसीलिए कहते हैं स्पेसिफिक, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। थर्ड गलत हो गया, मल्टी लेयर्ड नहीं होगा ना, केमिकल बॉन्ड तो एक ही लेयर में बनेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो एक से ज़्यादा लेयर में हो सकता है, केमिकल तो नहीं हो सकता। थर्ड गलत है, फोर सही दिया वो डेटा। 138 सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर जो लाइट से कराते हैं, पता ही है तुम्हें कि Na+ आयंस जो है वो क्या करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, यही हो रहा है। 139 जब द फॉलोइंग प्लॉट विल बी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन, लॉग XYM वर्सेस P। तो लॉग एब्जॉर्प्शन में फंडा क्या है, हमें दो याद है, एक XYM इक्वल टू K p⁻1/n फ्रेंडलिक। अब यहाँ लिखा नहीं है ना कि कौन सा वाला पूछ रहा है वो, कई बार वैसे लिख के देना चाहिए कि फ्रेंडलिक पूछ रहा है या ब्लैक बोर्ड नहीं दिया है तो तुम दोनों से चेक कर लो। इसके हिसाब से देखते थे, तुम कहते थे log XYM, log XYM का किसके साथ, एक तरफ log लोगे तो दूसरी तरफ भी तो log आएगा, तो log XYM का कर्व जो है वो log P के साथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक, तो पहला तो गलती है। दूसरा अगर सोचोगे तो M/X करोगे तो भी 1/P नहीं आ सकता P के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर यूज हो रहा है लैंगमुर आइसोथर्म, AP/1 प्लस PP। उल्टा करोगे M/X करना है तो 1/AP प्लस B/A, इसको अगर y ले लें 1/P को क्या ले लें x, M/X वर्सेस 1/P हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, M/X वर्सेस 1/P स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो सेकंड सही हो गया इसका अंदर। 140 चेंज इन एनर्जी पूछा है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस भी फिक्स है, हम कहते हैं एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, नेचर पे डिपेंड करती है एक तो पार्टिकल्स की, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस पे कभी भी डेल्टा U जीरो नहीं होता, दूसरा डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, गैस भी फिक्स टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो डेल्टा U तो सीधे जीरो होगा, सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं था, फर्स्ट होगा आंसर। 141 which of the following statement is incorrect, so first adsorption always leads to a decrease in enthalpy and entropy of the system, तो सही दिया है। एडजॉर्प्शन के लिए कहते हैं ना एंट्रोपी भी क्या होती है, कम, क्योंकि पार्टिकल्स जाके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, रुक जाते हैं। एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच नेगेटिव। वैसे अगर कोई कहे तो रेयरली फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन लिखेगा तो अगर वो एडजॉर्प्शन लिख रहा है तो तुम उसे ऑलवेज में भी यही मानोगे कि डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी क्या नेगेटिव। अगर वो अपनी तरफ से कहे कि फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन रेयरली डेल्टा एच में भी पॉजिटिव, तो हम उसे क्या मान सकते हैं, सही। क्योंकि अगर सिर्फ एडजॉर्प्शन लिखा है तो तुम हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव मानोगे और डेल्टा एस भी नेगेटिव मानोगे। सरफेस पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेंट पोजेसेस रेजिडुअल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो सही है ना, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं एडजॉर्बेंट के, तो एडजॉर्ब कर रहे हैं सर ऊपर से पार्टिकल्स को, मतलब सरफेस वाले पार्टिकल्स पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बचे हुए हैं, वो कभी तो दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अंदर जो पार्टिकल्स हैं चारों तरफ से लगा रहे हैं अट्रैक्शन, चारों तरफ से उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस यूज हो गए। सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर रेजिडुअल क्या रहता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसीलिए कहते हैं वो एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट। थर्ड थर्ड कंप्लीट परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, एडजॉर्प्शन ऑलवेज इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, तो गलत है। केवल केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए कहते हैं कि इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो भी अप टू ए लिमिट। केमिकल के लिए कर्व ऐसे बनता है, फिजिकल के लिए ऐसे बनता है। फिजिकल का तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो पक्का एडजॉर्प्शन कम होता जाएगा, केमिकल को कहते हैं पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, तो गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज द सरफेस एनर्जी विच इज रिलीज एट हीट, तो वही ना सरफेस पर अट्रैक्शन डेवलप होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, कम, सरफेस एनर्जी कम होती है, वही जो रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट। एक्चुअली सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं वो इसीलिए तुम्हें लिख के दिखाए गए क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, तो दोनों बातें अगर नहीं सुनी है तो जरा बोलने आना चाहिए दोनों बातें, सेकंड भी और फोर्थ भी।
142. Which of the following gas has maximum value of enthalpy of absorption? सीधा फंडा, जिस गैस के इंटरमोल के फोर्सेस जितने ज़्यादा क्रिएट करेगी जो गैस, उसका एंथैल्पी ऑफ absorption उतना ही ज़्यादा नेगेटिव में होगा. आंसर हो गया फोर्थ, SO2. 143. Will substitute O2 from adsorbed charcoal. सेम क्वेश्चन है, देखा जाए तो 142, 43. जो गैस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगाएगी वो दूसरी गैस को रिप्लेस कर सकती है वहाँ से. जो गैस कम वीकली जुड़ी हुई बाहर निकल जाएगी, जो स्ट्रांगली जुड़ सकती है वो जाके जुड़ जाएगी. हमें देखना था O2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स इनमें से कौन लगा रहा है, तो याद होना चाहिए था. ऑर्डर पड़े थे ना, SO2, NH3, HCl, CO2, CH4, CO, O2, N2, ऑर्डर पड़े थे. 143 का. 144. Hydrolysis of ester is slower in the beginning and becomes faster after some time. कहते हैं एसिडिक मीडियम जो है वो हाइड्रोलिसिस में कैटलिस्ट की तरह यूज होता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस में, और उसका प्रोडक्ट भी खुद एसिड है. जैसे जैसे एसिड बनता जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे वैसे मीडियम एसिडिक होता जाएगा. जो उसके लिए किसका काम करेगा, कैटलिस्ट के लिए. तो कैटलिस्ट का काम करेगा तो रिएक्शन का रेट अपने आप भी बढ़ सकता है. सेकेंड याद करना है, सीधे टेबल दी हुई है सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में. इसमें गलत क्या है कि प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस दोनों में यूज होता है. तो तुम्हें इतना तो याद होना ही चाहिए था कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में तो यूज होता ही होता है. मैंने इसमें लिखा है कि नॉट यूज्ड इन ओस्टवाल्ड. ये वाली रिएक्शन रटी थी. 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O. पता ना प्लेटिनम, प्लेटिनम की प्रेजेंस में होती रिएक्शन. तो ओस्टवाल्ड में तो पढ़े ही हो, कॉन्टेक्ट में भले ना पढ़े हो. कि कॉन्टेक्ट में अक्सर हम जो याद रखते हैं वो क्या याद रखते हैं, V2O5. तो हमें V2O5 याद रहता है, याद रहता है ना V2O5. लेकिन याद रख सकते हो, साथ में इसलिए लिख के दिया है यहाँ पर कि NCERT में दिया हुआ है कि V2O5 भी यूज हो सकता है और प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस भी यूज हो सकता है. तो दोनों याद रखना. अगर V2O5 ऑप्शन में नहीं है और ये दिया हुआ है तो ये भी सही है. तो एक ही दिया जाएगा ऑब्वियसली, दोनों दिया है तो बोथ कैंसर होगा, इसलिए याद कर लेना इसको. थर्ड सही है. इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी तो दोनों में यूज होती है, होमोजेनियस के लिए भी और हेट्रोजीनियस में भी. एडिजॉर्प्शन थ्योरी जनरली किस में यूज होती है, हेट्रोजीनियस में. होमोजेनियस जो है वो हाँ, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो होमोजेनियस हेट्रोजीनियस दोनों कैटालिसिस के लिए यूज होती है. अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. सही है, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होगा तो सरफेस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. तो सही है. 145. तो कुछ प्रोसेस दिखा रखे हैं, A2B, A2C, C2B. फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं, डेल्टा H = Q along A2C. A2C क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है. देख रहा है A2C ऐसे जाना है, A2C ऐसे है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है. इधर वॉल्यूम दिखा रखा है, इधर प्रेशर दिखा रखा है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Q किसके इक्वल होगा, डेल्टा U के. A2C के लिए डेल्टा H नहीं कह सकते ना Q के इक्वल, डेल्टा U को कह सकते थे Q के इक्वल. गलत है पहला. डेल्टा S इज सेम अलोंग बोथ A2B. ये बोलो या ये बोलो, मतलब स्टेट तो इनिशियल फाइनल दोनों में सेम ही है. तो चाहे डायरेक्ट जाओ चाहे ऐसे जाओ, डेल्टा S तो सेम ही रहेगा क्योंकि एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन. तो सेकंड सही है. वर्क इज सेम नहीं, दोनों पाथ के अलोंग वर्क तो अलग अलग है. दोनों का एरिया अंडर कर्व चेक करोगे तो दोनों पाथ के लिए एरिया अंडर कर्व डिफरेंट है, मतलब वर्क तो दोनों के क्या आएगा, डिफरेंट. वर्क पाथ फंक्शन है. तो थर्ड गलत हो गया. वो तो होना ही था, जब सेकंड सही हो चुका तो आगे गलती है. W <0 along both A2B and A2C. A2B, A2B में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है. वॉल्यूम कम हो रहा है ना, नहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो वर्क <0 कहाँ बोल सकते हो, गलत हो गया. A2C में वर्क 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है. A2B में वर्क नेगेटिव होगा
ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फोर्स भी गलत है। डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस पूछा 146 में, मुझे लगा तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू क्या, डेल्टा एन जी आर टी। रिएक्शन से डेल्टा एन जी दिख रहा है, गैस के मोल देखने केवल, डेल्टा एन जी दिख रहा है -3, 12 -15 तो -3 आर। आंसर किसमें देना है, किलो जूल में, 8.3 इंटू 10⁻³ इंटू टी 298। ठीक है, तो 300 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालोगे तो आ जाएगा। माइनस में आ रहा है तो दिख ही रहा है। इसको कैसे लिखा जाता है, लिखते हैं ना -3, इसको रटवाए ना तो मैं 25/3 इंटू 10⁻³ इसको मान लो 300, तो फटाफट हो जाएगी कैलकुलेशन, हो गया ना -7.5। 7.5 के क्लोजेस्ट आंसर दिया ना फर्स्ट, ये सब कैलकुलेशन कर लिया अगर अप्रोक्सीमेट करके। 147 reversible adiabatic expansion of gas from volume V1 to V2 and irreversible adiabatic expansion for same expansion is delta H2। डेल्टा एच हमें चेक करना है रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए। तो पता है कि गैस का टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो डेल्टा एच का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, एनसीपी डेल्टा टी। ये और ये तो कांस्टेंट है, जिसके लिए डेल्टा टी जितना ज़्यादा होगा डेल्टा एच की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और न्यूमेरिकली बात कर रहा है, साइंस से मतलब नहीं है, तो वैसे भी नहीं भी होता तो भी हम न्यूमेरिकली मानते हैं। तो अगर ध्यान हो तो एडियाबैटिक के लिए डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होता है। तो हमने कहा था वर्क जितना ज़्यादा होगा डेल्टा टी उतना ही ज़्यादा होगा। डेल्टा यू भी क्या होता है, एनसी डेल्टा टी। तो वर्क ज़्यादा होगा डेल्टा यू ज़्यादा होगा, डेल्टा यू ज़्यादा होगा तो डेल्टा टी ज़्यादा होगा। इधर है क्या, तो डेल्टा यू ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये एनसी भी होता है, एनसीपी होता है, एनसी भी होता है, इतना ही तो फर्क है। ध्यान है, रिवर्सिबल वर्क इज मोर देन इरिवर्सिबल फॉर एक्सपेंशन। रिवर्सिबल वर्क अगर ज़्यादा है रिवर्सिबल से तो इसका मतलब डेल्टा यू रिवर्सिबल वाला ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा यू रिवर्सिबल, या डेल्टा एच रिवर्सिबल वो भी ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा एच रिवर्सिबल से। डेल्टा एच रिवर्सिबल वाला क्या दिया हुआ है, डेल्टा H1 डेल्टा H2 ज़्यादा हो गया। 148 इंटरनल एनर्जी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेल्टा यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो U2 माइनस U1, U2 माइनस 450 Q। हीट इज टेकन आउट मतलब रिलीज हो रही है तो -450। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम +600। तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 450 U1 है ना, ये तो U1 U2 इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस 150। आंसर हो गया फर्स्ट। 149 इथाइन इज पास्ड थ्रू a dot tube, then formation of benzene takes place। स्टैंडर्ड हीट ऑफ प्राइमराइजेशन कुछ नहीं है, डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है, लगा दो डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आ जाएगा आंसर। 150 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन पूछा है, रिएक्शंस दिए तो हेफ्ला लगाना है, इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है। जो चाहिए C2H2 obviously गैस, 2C सॉलिड प्लस H2 गैस। अब देखो सबसे पहले C किससे दिख रहा है, जो रिएक्शन दी उनमें से ओनली फ्रॉम फर्स्ट, ओनली फर्स्ट साइड है तो साइन प्लस, तुम्हें दो चाहिए उसमें एक है तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट प्लस H2 ओनली फ्रॉम सेकंड सेम साइड है
plus second, C2H2 only from third, अपोजिट साइड है, माइनस है, एक ही मोल है, माइनस थर्ड, कर दो twice of minus 94.05 minus 68.32 minus minus plus 310.62, सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा 151। इन दोनों को मिक्स किया गया है, पूछो डेल्टा एच, क्या देख लें, इक्विवेलेंट ले लो या तो एसिड के और बेस के, मोल्स लेना है तो किसके ले सकते हो, H प्लस और OH माइनस, तो मोल्स ऑफ H प्लस मोलारिटी 0.2 वॉल्यूम लीटर 0.4 इंटू टू करोगे ना, H2SO4 है, एक से दो मिलेंगे H प्लस 0.16 मोल्स ऑफ OH माइनस 0.1 इंटू 0.6 इंटू 1 0.06 न्यूट्रलाइज कितने होंगे 0.06, एक H प्लस के लिए कितना दिया है 57.1 इंटू कितना 0.06, कितनी आएगी 152। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और स्टेट फंक्शन भी होना चाहिए, तो हीट अगर कहोगे तो क्या एक्सटेंसिव है, लेकिन स्टेट फंक्शन है ना, पाथ फंक्शन है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव भी है, स्टेट फंक्शन भी है। थर्ड बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, स्टेट फंक्शन तो है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन क्या है इंटेंसिव है। 153 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हेसलॉ से निकलेगा क्वेश्चन है। Heat of dissolution of this CuSO4 solid CuSO4 aqueous, इसका डेल्टा एच कितना दिया है -15.89, यूनिट देख लो दोनों सेम है, किलो कैलोरी है। CuSO4 dot 5H2O solid gives CuSO4 aqueous plus 5H2O, पूछा क्या है CuSO4 solid plus 5H2O gives CuSO4 dot 5H2O solid, दूसरी रिएक्शन का डेल्टा एच है +2.8, इसका निकालना है। CuSO4 किससे मिल रहा है, ओनली फर्स्ट सॉलिड है ना, बाकी तो एक्वस है, ये तो केवल फर्स्ट ही मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट कहा था डिसोल्यूशन रिएक्शन में वाटर में देखा करो, ये किससे मिल रहा है ओनली सेकेंड, अपोजिट साइड है -2 -15.89 -2.8 -18.69 हो गया सेकेंड। 154 SF बॉन्ड एनर्जी पूछी है SF6 में, क्या क्या दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। SF6 को अगर मैं ब्रेक कराऊं तो एटमाइजेशन S गैस प्लस 6F गैस, ये हुआ, एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन हो गया इसका। इन तीनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है डायरेक्ट, तीनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो सीधे इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, और ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एस गैस 275 प्लस 6F गैस 6 इंटू 80 माइनस SF6 माइनस माइनस प्लस 1100, डेल्टा एच नॉट सॉल्व कर लोगे 275 प्लस 480 प्लस 1100, अब अगर ये देखोगे ये किसके इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है 6 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना SF के, तो इसके बाद जो एंथैल्पी चेंज है वो 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी होगा,
बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो बॉन्ड में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो बॉन्ड में 6 हो जाएगा, 309 के आसपास हो जाएगा आंसर। 155 पहला स्टेटमेंट गलत है। यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लेस रैंडम स्टेट, ना एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीज, पता है हमें, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है। फॉर एन आइडियल गैस एंट्रोपी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा एस का फार्मूला क्या होता है 2.3 एन आर लॉग V2I1 या P1/P2, देखा है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो P1/P2 1 से छोटा मतलब निगेटिव में आएगा ये, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम होगी। तो थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। 156 क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन है, तो हमने कहा हुआ है डेल्टा एच रिएक्शन का नेगेटिव दिया है, डेल्टा एच का नेगेटिव देना फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो फेवरेबल है, फेवरेबल है। रिएक्शन को कराना है ना, क्वेश्चन लिखा ना, तो अगर स्पॉन्टेनियसली फेवरेबल है, फेवरेबल है इसका मतलब डेल्टा एच में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, एक फैक्टर फेवरेबल होना जरूरी होता है क्वांटिटी के लिए, एक फैक्टर अगर फेवरेबल है तो दूसरा फेवरेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो डेल्टा एस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब थर्ड और फोर्थ तो गलत हो गए। अब हमें देखना है कि कैन बी नेगेटिव, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव अगर होता तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब एनी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसकी अगर है तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना देगी। लेकिन अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो डेल्टा एस का नेगेटिव होना मतलब अनफेवरेबल, तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है, इफ डेल्टा एस नेगेटिव देन शुड बी व्हाट, लेस स्मॉल, अनफेवरेबल है, तो प्रोसेस को कराने के लिए फैक्टर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, शुड बी लेस देन, किससे, डेल्टा एच बाई टी, कहते हैं ना डेल्टा एच लेस देन डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच कितना है एक्स मैग्नीट्यूड बाई अपॉन 298 केल्विन पे करानी है रिएक्शन, तो डेल्टा एच नेगेटिव होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दैट शुड बी व्हाट लेस देन डेल्टा एच बाई टी अगर क्वांटिटी करानी है। पॉजिटिव है तो कोई भी वैल्यू हो सकती थी, नेगेटिव है तो इससे छोटा होने पर स्पॉन्टेनियस होगा। फर्स्ट हो गया आंसर। 157 डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन दिया है, डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो टेम्परेचर के लिए कंडीशन चाहिए, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या आना चाहिए, हाई, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव, एक फैक्टर फेवरेबल है और एक अनफेवरेबल है, अगर एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल है तो कंडीशन तो आएगी आएगी, और एंडोथर्मिक क्या मतलब हाई टेम्परेचर, तो टी शुड ग्रेटर देन व्हाट, डेल्टा एच बाई डेल्टा एच, डेल्टा एच 180 और 3 कर दो क्योंकि ये वैल्यू जूल में दी हुई है, अपॉन 150, 1200 केल्विन, इसका मतलब टेम्परेचर अगर 1200 केल्विन से ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस होगी, तो पहला तो गलत ही था कि ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो तब कह सकते थे जब दोनों फैक्टर अनफेवरेबल होते हैं, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होता और डेल्टा एच नेगेटिव होता तो कह सकते थे ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो पहला गलत है, स्पॉन्टेनियस होगी लेकिन जब टेम्परेचर 1200 केल्विन से ज्यादा होगा, जबकि ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो 273 में से माइनस करोगे, 273 में से माइनस करोगे 927 आएगा, आंसर होगा फोर्थ। 158 डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन लगाना है, अपने आप चेक करना, डेल्टा एच इक्वल टू क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो हर रिएक्शन के लिए क्या चेक करो, डेल्टा एन जी, तो मैच कराओ। 159 हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉम्ब कैलोरीमीटर दी हुई है, 0.1 ग्राम मीथेन को बर्न किया गया, टेम्परेचर रेज हुआ, इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन पर मोल दिया है,
तो हमें पता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो वैल्यू निकलती है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन के लिए यही होती है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम जब भी निकालते हैं तो इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन के लिए यही होता है। तो क्या कहा था मैंने कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का अगर हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया है तो यहाँ से जो निकलेगी वैल्यू तो किसकी होगी, क्यूवी। क्या होगा, सी डेल्टा टी। क्यूवी की वैल्यू जो होगी वो सी डेल्टा टी होगी। सी कितना दिया हुआ है बॉम्ब कैलोरीमीटर का, 500 जूल में, इंटू डेल्टा टी कितना दिया है 2, तो कितना हो गया 1000 या 1 किलो जूल। अब कंबस्शन हो रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव में बोलेंगे या नेगेटिव में, तो नेगेटिव में। ये हमने किससे निकाला है, फॉर कैलोरीमीटर। फॉर मीथेन कहोगे तो डेल्टा यू कितना, -1 किलो जूल। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर 0.1 ग्राम, मतलब 0.001 ग्राम, मतलब 0.1/16 मोल। 0.1 ग्राम मतलब कितना हुआ, 0.1/16 मोल्स के लिए हमें किसे निकालना है, फॉर 1 मोल। 1 मोल निकालना है तो -1/0.1/16 कितना आ जाएगा, -160 किलो जूल। यूँ वैसे लगा लोगे, 0.1/16 मोल के लिए -1 है तो 1 मोल के लिए कितना होगा। डेल्टा यू के नीचे लिखा ना कंबशन, पर मोल आगे उसने लिख दिया है। अगर उसने नहीं भी लिखा होता, खाली डेल्टा यू के नीचे कंबशन लिख दिया होता तो भी हम डायरेक्ट कह देते हैं पर मोल होता है। जब भी नीचे कंबशन लिख दिया जाए उसका मतलब पर मोल पूछा जा रहा है। 160। हीट एंड वर्क निकालना है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, डेल्टा यू 0 मतलब Q इक्वल टू -W। और एक निकाल लोगे तो दूसरा भी निकल ही जाएगा। वर्क का फार्मूला में याद है, -डेल्टा NG। रिवर्स स्पीड आइसोथर्मल की बात हो रही है क्या, -2.3 nRT V2/V1 या P1/T2। 2.3 n कितना दिया है 1 मोल, R किलो जूल में 8.3/1000 इंटू T 273 log P1/P2 लगना है, P1 1 P2 0.1, तो log 10 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, किलो जूल में आ जाएगा, वर्क आएगा माइनस में, तो जितना वर्क माइनस में उतना ही Q प्लस में, तो फर्स्ट आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है, देख रहा है, MA ट्वाइस B2, सीधे याद करने के सिर्फ इसमें थे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने थे 2, और इसका सिर्फ वाला ऑप्टिकल शो करता है, ऑप्टिकल भी 2 थे, और स्टीरियो कितने हो गए 3, सिर्फ शो करता है ना ऑप्टिकल। 162 कुछ डिजाइन दिए हुए 1 2 3 4। पहला स्टेटमेंट क्या है, 1 and 3 आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। देख लो 1 and 3। 1 में 2 Cl कहाँ पर है, सिस पोजीशन पर 90 डिग्री पर। 3 में 2 Cl कहाँ पर है 180 पर। कह सकता है 1 and 3 आर सिस एंड ट्रांस, सही है पहला। जो इंटरेक्ट पूछा है तो पहला सही है। सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रांस एंड सिस रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट तो सिस था, फोर्थ भी सिस था, तो थर्ड और फोर्थ तो एक्चुअली आइसोमर ही नहीं, दोनों ही सिस है। नहीं, थर्ड और फोर्थ, हाँ तो थर्ड में क्या है ट्रांस है 180 दिख रहा है, फोर्थ में क्या है सिस दिख रहा है 90 डिग्री पर। थर्ड और फोर्थ भी सही है, थर्ड ट्रांस हो गया, फोर्थ सिस हो गया। थर्ड कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल है। सेकंड में भी 2 Cl 90 पर है, फोर्थ में भी दोनों Cl 90 पर ही है, मतलब आइडेंटिकल हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड आर एनेंशियोमर्स, तो गलत ही है क्योंकि एनेंशियोमर तो शो ही नहीं करता Ma2B4, तो ऑप्टिकल तो शो ही नहीं करता ना। ऑप्टिकल तो कहाँ पे होती थी, हमने जो मोनोडेंटेड पढ़े थे बस एक ही पढ़ा था ना, Ma2B2C2, या सीधे कौन ABCDEF। मोनोडेंटेड में हमारे कोर्स में 2 ही केस हैं,
या तो A2 B2 C2 का 6 आइसोमर ऑप्टिकल शो करता है, तो जब 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड हो तो ऑप्टिकल, A2 B4 A3 B3 A5 B A6 B6 ऐसा कोई भी ऑप्टिकल शो नहीं करता है। फोर्थ गलत हो गया डायरेक्ट। लिखा है गेम GL/2 एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ M इज, 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैं MgL/2 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस आते हैं, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में MAB ट्वाइस है, तो ध्यान होगा कि टेट्राहेड्रल में मैंने लिखवाया तो 2 केस है, तो MABCD या AB ट्वाइस क्या शो करेंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। और अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ MAB ट्वाइस तो क्या शो करेगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब दोनों केसेस में 2 स्टीरियो तो आएंगे ही आएंगे। अगर ये टेट्राहेड्रल मान लूंगा तो भी 2 स्टीरियो बोलने पड़ेंगे, तब 2 ऑप्टिकल बोलने पड़ेंगे। अगर मैं इसको स्क्वायर प्लेनर मान लेता हूँ तो 2 क्या बोलने पड़ेंगे, ज्योमेट्रिकल बोलने पड़ेंगे। इसका मतलब दोनों केसेस में ये शो कर सकता है, तो या तो DSP2 या SP3 कुछ भी हो सकता है, इधर DSP2 और SP3। 164 स्क्वायर प्लेनर कह रहा है एक्सेप्ट 1, मतलब इनमें से कौन सा स्क्वायर प्लेनर नहीं है। तो पैलेडियम और प्लेटिनम तो देखते कह सकते, तो Pg2 प्लस Pt2 प्लस D8 होते हैं। पैलेडियम प्लेटिनम में तो लो स्पिन ही होंगे, मतलब स्क्वायर प्लेनर ही बनाते हैं। डायरेक्ट भी कहते हो ना, पैलेडियम 2 प्लस प्लेटिनम 2 प्लस गोल्ड 3 प्लस, इनके सारे कॉम्प्लेक्सेस जो स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं। थर्ड में NiCN42 माइनस, ये भी Ni2 प्लस, तो ये कन्फ्यूजन चेक करो। D8 लो स्पिन का केस है ये भी। फोर्थ देखोगे तो D8 हाई स्पिन है, तो फोर्थ में D8 हाई स्पिन में क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। 165 करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं अबाउट CuNS3 होल 6 3 प्लस, CuNS3 होल 6 3 प्लस, मतलब CO3 प्लस 3D6 लो, तो D6 तो मैंने कहा था D4 D5 D6 D7, अगर लो स्पिन हो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, D2sp3, तो पहला सही है। कॉम्प्लेक्स पैरामेग्नेटिक नहीं, D6 है, लो स्पिन है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, डायमैग्नेटिक होगा। CFSE निकालोगे, लो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा हो प्लस 2 पेयर। D6 में वैसे एक पेयर तो ऑलरेडी होता ही है, अभी कितने पेयर बन रहे हैं, 3, मतलब 2 एक्स्ट्रा पेयर है, तो प्लस में क्या आएगा 2p। 166 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के लिए कह रहा है, फार्मूला सही है पहला, कलर ड्यू टू चार्ज ऑन स्पेक्ट्रा, दूसरा भी सही है। फर्स्ट सेकंड देखते ही कह सकते हो ऑलर करेक्ट, फिर भी थर्ड देख रहे हैं तो देख लो। तो हम कहते हैं ना आयरन यहाँ पे +1, क्योंकि NO को क्या मानते हो, +1, तो कहते हैं ना Fe2 प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NO, तो होता Fe2 प्लस है, लेकिन NO से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर NO बनता है NO प्लस, और Fe2 प्लस क्या बन जाता है, Fe+1। तो वही कहानी लिखी हुई है कि हम क्यों कह रहे हैं +1, तो वही फंडा है कि NO को NO प्लस बनाया जाता है, Fe2 प्लस की जगह पर Fe+1 बन जाता है। 167 इनकरेक्ट पूछा है, पहला इनकरेक्ट है। याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे 2 प्लस कर दूं D7 होगा, याद आ रहा है, D7 लो स्पिन का केस होगा, ये कोबाल्ट और अमोनिया का कॉम्बिनेशन का था ना लो स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन या, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम D2sp3 बोलते हैं। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट 4D में इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था जो अनपेयर्ड एक्साइट होता है, मतलब इजीली क्या निकल सकता है बाहर, इजीली बाहर निकल सकता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स इजीली क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज, इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। और उसने लिखा है नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, दूसरा तो याद ही है, तीसरा चौथा सब याद ही है। 168 CFSE फॉर ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस इज 0, 0 किसमें होगी, तो हमें पता है D10 में तो 0 आती आती है। और हाई स्पिन D5, हाई स्पिन D5 का मतलब क्या हुआ, नीचे 3 ऊपर 2, कहोगे ना
60 इंटू -0.4 डेल्टा हो प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा हो, ये 0 आएगा। इससे वैसे 3 केस में 0 कहते हैं, D0, D5 हाई स्पिन और D10। D0 में 0, D5 हाई स्पिन में 0 और D10 में 0। 169 कह रहा है 1 मोल अगर कॉम्प्लेक्स का ले रहे हैं तो 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं, 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं, मतलब बाहर 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन अंदर, और 5 अमोनिया अंदर। और जो पहला वाला है उसमें कहा कि पीपीटी क्या, यानी पीपीटी बनाई नहीं, इसका मतलब क्या है, कोई भी क्लोरीन बाहर था ही नहीं, COCl3 SCO3। तो ये पहला है, दूसरा है, तो इसका मतलब क्या, वन टॉप फैक्टर पूछा है, तो इससे कितने आयन मिलेंगे, कोई आयन नहीं, तो एक ही पार्टिकल होगा, एक ही पार्टिकल है तो I1, इससे 3 आयन मिलेंगे। आई कितना बोल सकते हो, 3। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहा था ना, अनसिमेट्रिक EG कन्फिगरेशन में होता है, तो सारे केसेस लिखवाए थे अनसिमेट्रिक EG के, तो देखोगे जाके तो मिल जाएगा आराम से। D8 आंसर होगा। D8 में कहोगे ना 6 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 ऊपर, तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में तो नहीं होता ना, तो अनसिमेट्रिक वाले बाकी कोई बनाओगे तो अनसिमेट्रिक आएगा EG। अनसिमेट्रिक EG जब भी आएगा तो हम कहते हैं कि वहां पर अनसिमेट्रिक EG के केस में हम कह सकते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। 170 का आंसर थर्ड होगा। 171 अमॉन्ग द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इज आर, आउटर ऑर्बिटल पूछे, कॉपर का अमोनिया के साथ याद है, DsP2 होता है, डायरेक्ट याद किया था, तो पहला तो नहीं आउटर। दूसरा FeNH3 होल 6 2 प्लस, Fe2 प्लस 3D है, आयरन के साथ तो अमोनिया नहीं कहा था हमने लो स्पिन, तो क्या आता है 3D6, ये हाई स्पिन का केस है, हाई स्पिन है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे ना, sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल। थर्ड में Cr3 प्लस है, Cr3 प्लस तो 3D3 होता है, 3D3 में तो लो स्पिन हाई स्पिन का कोई मतलब है नहीं, 3D3 में तो ऊपर वाले दोनों ऑर्बिटल हमेशा खाली होते हैं, तो 3D3 के तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं D3 के, C2sp3 मतलब इनर ऑर्बिटल। तो आउटर वाला केवल कौन सा है, सेकंड। 172 द वैल्यू ऑफ x and y for given complexes following EN रूल, तो EN रूल फॉलो कराना ही है, क्वेश्चन लिखता है या नहीं लिखता तो भी। आयरन पे 26 होता है, करना कितना है 36, मतलब प्लस कितना करना पड़ेगा 10, मतलब कितने CO लेने पड़ेंगे 5। Cr तो कितना है 24, करना कितना है 36, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा 12, मतलब कितने लेने पड़ेंगे 6, तो यहाँ पर 5 लेने पड़ेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, यहाँ पर 6 ले लोगे तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, दोनों में ये रूल फॉलो हो जाएगा। 173 कलरलेस पूछा है, तो फर्स्ट में ही अगर देखोगे तो कॉपर पे +1 है, कॉपर पे +1 है, इसका मतलब 3D10 है, D10 कलरलेस कहते हो। U2 एक रखते हो कलर्ड, वरना तो कॉपर प्लस के केस में क्या बोलते हैं, प्लस मतलब D10 कलरलेस। बाकी सब देखोगे तो D10 नहीं आ रहा होगा किसी में, D0 D10 वाले जनरली बनते हैं वो कलरलेस। D0 D10 जब मैंने कहा था ऑप्शन में ना हो तो D8 लो स्पिन और D6 लो स्पिन वालों को कलरलेस मान सकते हो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ मतलब क्या, CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, कम, तो CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। बैक बॉन्डिंग की कहानी है, बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी CO की बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या क्या ऑप्शन है, VCO6 माइनस MnCO6 प्लस
अब तीसरा क्या दिया है, FeCO5 -1 +1 0। माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो ये बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मतलब माइनस चार्ज ज्यादा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मतलब क्या, फर्स्ट। फिर कौन आएगा, जीरो वाला थर्ड, फिर कौन आएगा +1 सेकेंड, 1 3 2 होगा। माइनस चार्ज जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग ज्यादा, बैक बॉन्डिंग ज्यादा मतलब ये शिफ्टिंग ज्यादा, ये बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड ऑर्डर कम मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। 175 विच प्रोड्यूसेस टोटल 4 आयंस, टोटल 4 आयंस है मतलब बाहर 3 क्लोरीन, अंदर क्या हुआ EN थ्राइस, तो हो गया। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना, ऑक्सीडेशन नंबर +3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी 6, सिंपल क्वेश्चन है। 176 इन विच सेंट्रल एटम कंटेन मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो सबके बस कंफर्मेशन लिखने और क्या है। कोबाल्ट प्लस है 3D7 4S1 मतलब क्या 3D8 Mn CO5 7 पे -1 है तो 3D6 4S2 मतलब कितना हो गया 3D8 VCO6 हो गया तो क्या 3D3 4S2, रेडियम पे 0 है ना, मतलब कितना हो गया 3D5 CrCO6, CR पे 0 है तो क्या कह दोगे 3D5 4S1 मतलब 3D6, सबसे कम यही है। 177 तो फॉर्मूला लिखना है, बाहर तो क्लोराइड है, कॉम्प्लेक्स साइन देखे क्या है, इसका है क्रोमियम डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा Cl2 और H2O होल 4, क्रोमियम पे कितना चार्ज है +3 दिया हो ना ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में, क्लोरीन पे -2 तो इससे कितना हो गया +1, तो यही हो गया कंपाउंड, +1 -1 चार्ज बैलेंस हो गया ना, ये हो गया फार्मूला। तो इसके हिसाब से देखोगे तो बाहर एक ही Cl- है, तो एक मोल से एक Cl- मिलेगा, तो मोल कितने हैं, मोलारिटी 0.01 × 0.1, एक मोल से एक Cl मिलेगा, इसका ना 0.001 से 0.001, तो आंसर हो गया 0.001। जब तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल ऑप्शन 178 इरिवर्सिबल इन नेचर, जिनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल ऑप्शन की इरिवर्सिबल होता है, और जानते हैं इरिवर्सिबल है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो गलत हो गया, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर ये भी सही है। तो देखा तो 178 और 137 थोड़ा सा रिपीटेबल टाइप की क्वेश्चन हो गया एक जैसे ही। 179 इनकरेक्ट मैच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, याद होने चाहिए सब। 180 गिवन बिलो आर द सम कोलाइड्स, द नंबर ऑफ कोलाइड्स व्हिच रिप्रेजेंट ए फोम, इनमें से फोम कौन है, तो फॉग, फॉग तो एरोसॉल है, स्मोक भी एरोसॉल है, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज ये भी क्या है एरोसॉल, इन सब में डिस्पर्जन मीडियम क्या है गैस है, तो इनमें से आंसर केवल क्या होगा व्हिप्ड क्रीम, तो हम कहते हैं फोम केवल इनमें से कौन है, तो आंसर क्या हो गया 1, तो 180 का आंसर सेकंड हो गया, डन।